नमो नमः विद्यार्थियों, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था वर्गीकरण के बारे में। आज उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, संकेतीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुसंधान में संकेतीकरण का अपना एक विशेष महत्व होता है। तथ्यों के विश्लेषण तथा वर्गों और कोटियों में निर्धारण करने के बाद संकेतीकरण किया जाता है। जब तथ्यों और आंकड़ों की संख्या ज़्यादा होती है तो उन्हें अलग अलग कोटियों में रखकर सांकेतिक नाम दिए जाते हैं। नाम देने की इस प्रक्रिया को ही हम संकेतीकरण के नाम से जानते हैं। संकेतन प्रणाली को अनुसंधान में समय, धन और मानव संसाधन की बचत और कार्य कुशलता के लिए काम में लिया जाता है। आइए हम सबसे पहले यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि संकेतीकरण कहते किसे हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से संकेतीकरण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है, वो हम यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिए, संकेतीकरण का अर्थ व परिभाषा। Meaning and definitions of codification. कि भाई संकेतीकरण होता क्या है, किसे कहते हैं संकेतीकरण। मैंने वैसे आपको सामान्य बोलचाल की भाषा में बताया कि अनुसंधान में संकेतीकरण का एक अपना महत्व होता है। जब बहुत ज़्यादा आंकड़े और तथ्य हो जाते हैं तो उन्हें क्रमबद्ध और व्यवस्थित कर अलग अलग वर्गों और कोटियों में निर्धारित किया जाता है और निर्धारित करने के बाद उनके लिए संकेत दिए जाते हैं जिससे कि उन्हें स्पष्ट समझा जा सके। इस प्रक्रिया को हम संकेतीकरण कहते हैं। देखिए, इससे अनुसंधान में क्या होता है, समय, श्रम और धन की बचत होती है। आइए, हमारे एक समाजशास्त्री महोदय हुए हैं जिनका नाम है पीवी यंग। पीवी यंग महोदय ने संकेतीकरण को अपने ढंग से परिभाषित करने का कार्य किया है। पीवी यंग के मतानुसार तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए संकेतीकरण में वर्गों या श्रेणियों का निर्माण किया जाता है। वर्गों या श्रेणियों का निर्माण किया जाता है और इनको संकेत प्रदान किए जाते हैं समझ गए भाई संकेतीकरण क्या है। पीवी यंग ने बहुत ही सरल शब्दों में संकेतीकरण को समझाया कि तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए संकेतीकरण में वर्गों या श्रेणियों का निर्माण किया जाता है। अलग अलग वर्ग और श्रेणी बनाई जाती हैं और उन वर्गों और श्रेणियों को क्या दिए जाते हैं, संकेत प्रदान किए जाते हैं। इस ढंग से पीवी यंग ने संकेतीकरण को परिभाषित किया है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, संकेतीकरण को अपने ढंग से परिभाषित करने के लिए पीवी यंग के बाद गुडे व हॉट ने परिभाषित किया है।
नेक्स्ट देखिए गुणे व हॉट के मतानुसार हमारे एक समाजशास्त्री महोदय हुए हैं गुणे व हॉट। इन्होंने संकेतीकरण को अपने ढंग से परिभाषित किया है। गुणे व हॉट के मतानुसार देखें, संकेतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा तथ्यों को संकेतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा तथ्यों को वर्गों में संगठित किया जाता है। संगठित किया जाता है और जो जिस मत में होता है उसे एक संकेत प्रदान कर दिया जाता है। उसे एक संकेत प्रदान कर दिया जाता है। दोबारा देखिए भाई, एक समाजशास्त्री महोदय हुए हैं हमारे गुडेबा हॉट। इन्होंने संकेतीकरण को अपने ढंग से समझाया है कि संकेतीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा तथ्यों को वर्गों में संचित किया जाता है और जो जिस मत में होता है उसे एक संकेत प्रदान कर दिया जाता है। ऐसा कौन कह रहा है? गुडेबा हॉट। नेक्स्ट एक परिभाषा और देखिए, हमारे एक समाजशास्त्री महोदय हुए हैं सैलिज, वह उनके साथियों के मतानुसार कि संकेतीकरण क्या है। सैलिज व साथियों के मतानुसार सैलिज महोदय और साथियों ने संकेतीकरण को अपने ढंग से परिभाषित किया है। संकेतीकरण तकनीकी प्रणाली है संकेतीकरण तकनीकी प्रणाली है जिसके माध्यम से तथ्यों को क्या करते हैं, संकेतों में परिवर्तित श्रेणीबद्ध किया जाता है। तथ्यों को श्रेणीबद्ध किया जाता है तथा संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, सैलिज महोदय ने और उनके साथियों ने संकेतीकरण को अपने ढंग से बहुत सरल शब्दों में परिभाषित किया है कि संकेतीकरण तकनीकी प्रणाली है जिसके माध्यम से तथ्यों को श्रेणीबद्ध किया जाता है तथा संकेतों में उन्हें परिवर्तित किया जाता है। ऐसी परिभाषा किसने दी है भाई? ये परिभाषा दी है सैलिज महोदय ने और उनके साथियों ने। आइए और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम संकेतीकरण के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे और विशेषताओं के बारे में।
कि संकेतीकरण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि संकेतीकरण क्या है। जब तथ्य और आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तब उन्हें अनुसंधान में क्रमबद्ध व व्यवस्थित करने के लिए उन्हें अलग अलग प्रकार के संकेत प्रदान किए जाते हैं। संकेत प्रदान करने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई? संकेतीकरण के नाम से जानते हैं। जो आपने अलग अलग विद्वानों के अनुसार संकेतीकरण को समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं संकेतीकरण के उद्देश्य, कि संकेतीकरण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं जिसके कारण संकेतीकरण किया जाता है। संकेतीकरण के उद्देश्य सबसे पहला उद्देश्य होता है, देखिए, संकेतीकरण का प्रश्न के उत्तरों को अर्थपूर्ण श्रेणियों में वर्गीकृत और संगठित करना। संकेतीकरण का प्रमुख उद्देश्य प्रश्नों के उत्तरों को श्रेणीबद्ध व संगठित करना होता है। पहला उद्देश्य और प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जो प्रश्न होते हैं उनके जो उत्तर हमने एकत्रित किए हैं उन्हें श्रेणीबद्ध और संगठित करने का कार्य संकेतीकरण द्वारा किया जाता है। गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक में परिवर्तित करने के लिए संकेतीकरण अनिवार्य है। संकेतीकरण का दूसरा प्रमुख कार्य क्या है? गुणात्मक तथ्यों को परमाणात्मक में परिवर्तित करने हेतु क्या किया जाता है भाई? संकेतीकरण किया जाता है। जो गुणात्मक तथ्य हैं उन्हें परमाणात्मक रूप में वर्गीकृत करने के लिए संकेतीकरण अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए, तथ्यों का सारणीयन और गणना के लिए उपयोगी बनाता है। तथ्यों को सारणीयन व गणना हेतु उपयुक्त बनाना। अगला काम क्या है भाई? तथ्यों को सारणीयन व गणना हेतु उपयुक्त बनाने का कार्य किया जाता है सारणीयन द्वारा। संकलित सामग्री को श्रेणीबद्ध करना, जिससे समय, श्रम व मानव संसाधन का उपयोग किया जा सके। चर्चा कर रहे थे संकेतीकरण के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में कि संकेतीकरण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं अनुसंधान के क्षेत्र में, वो हमने यहाँ अध्ययन किए। देखिए, संकेतीकरण का पहला उद्देश्य तो होता है प्रश्नों के उत्तरों को श्रेणीबद्ध व संगठित करना। संकेतीकरण का दूसरा प्रमुख उद्देश्य होता है गुणात्मक तथ्यों को परमाणात्मक तथ्यों में परिवर्तित करने हेतु संकेतीकरण करना अनिवार्य होता है।
नेक्स्ट देखो तथ्यों को सारणीय करना व गणना हेतु उपयुक्त बनाना, ये भी संकेतीकरण द्वारा ही संभव है। और नेक्स्ट देखिए संकलित सामग्री को श्रेणीबद्ध करना जिससे समय, श्रम व मानव संसाधन का उचित उपयोग किया जा सके, इस हेतु संकेतीकरण अनिवार्य है। संकेतीकरण के कौन कौन से उद्देश्य हैं? उत्तरों को श्रेणीबद्ध व संकलित करना, गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक में परिवर्तित करना, तथ्यों का सारणीय व गणना हेतु उपयुक्त बनाना और संकलित सामग्री को श्रेणीबद्ध करना जिससे समय, श्रम और मानव संसाधन का उचित उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट देखिए संकेतीकरण की प्रमुख विशेषताएं। इस संकेतीकरण की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं? संकेतीकरण की प्रमुख विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता देखिए क्या होती है। इसके द्वारा मूल तथ्यों एवं सामग्री को संकेतक में परिवर्तित करके सारणीय हेतु उपयुक्त बनाया जाता है। इसके द्वारा मूल तथ्यों को परिवर्तित करके सारणी योग्य बनाया जाता है। सारणीय योग्य बनाया जाता है। मूल तथ्यों को परिवर्तित करके कैसा बनाया जाता है भाई? सारणीय योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए तथ्यों की शुद्धता प्रदान करता है। इसका अगला कार्य क्या है? अगली विशेषता है तथ्यों को शुद्धता प्रदान की जाती है। तथ्यों को शुद्धता प्रदान करना संकेतीकरण की दूसरी विशेषता। तथ्यों का वर्गीकरण करने की क्षमता प्रदान करना। तथ्यों को वर्गीकरण की क्षमता प्रदान करना। ये भी संकेतीकरण की प्रमुख विशेषता है। संकेतीकरण की अगली विशेषता देखिए, यह तथ्यों को श्रेणीबद्ध करने के लिए आधार प्रदान करता है। यह तथ्यों को श्रेणीबद्ध करने के लिए आधार प्रदान करता है। कौन? संकेतीकरण। नेक्स्ट इसके द्वारा शोधकर्ताओं और सामग्री विश्लेषणकर्ताओं की न्यून आवश्यकता पड़ती है। इसके द्वारा शोधकर्ताओं की न्यून आवश्यकता पड़ती है। संकेतीकरण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संकेतीकरण की प्रमुख विशेषताओं में हम अध्ययन करेंगे। देखें इसके द्वारा मूल तथ्यों को परिवर्तित करके सारणीय योग्य बनाया जाता है। जो मूल तथ्य हैं उनको परिवर्तित किया जाता है और उन्हें कैसा बनाया जाता है? सारणीय के योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए तथ्यों को शुद्धता प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए तथ्यों को वर्गीकरण की क्षमता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट यह तथ्यों को श्रेणीबद्ध करने के लिए क्या प्रदान करता है?
आधार प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है। इसके द्वारा शोधकर्ताओं की कैसी आवश्यकता होती है, कम आवश्यकता होती है, न्यून आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, हम अध्ययन करेंगे सारणीकरण के प्रमुख लाभ कि संकेतीकरण के कौन कौन से प्रमुख लाभ होते हैं। यहां तक केवल हमने इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। अब हम चर्चा करेंगे कि अनुसंधान के क्षेत्र में संकेतीकरण के कौन कौन से लाभ हैं। संकेतीकरण के प्रमुख लाभ। पहला लाभ देखिए संकेतीकरण का अधिक उत्तरदाता। यानी कि संकेतीकरण जितना होगा उतना ही हमारा अनुसंधान स्पष्ट होएगा। शोधकर्ता जितने अधिक संख्या शोधकर्ताओं की होगी, उत्तरदाताओं की संख्या होगी, संकेतीकरण उतना ही लाभप्रद होगा। कहने का आशय यह है कि तथ्य सामग्री के स्रोत जैसे जैसे संख्या में अधिक होते जाएंगे, संकेतीकरण उतना ही लाभप्रद होगा। जितने अधिक हम संकेत प्रदान करेंगे सामग्री को, उतना ही हमारा जो अनुसंधान है वो स्पष्ट होगा। तो सबसे पहला लाभ है, इससे उत्तरदाताओं की संख्या बढ़ जाती है और हमारे जो तथ्य हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, शोधकर्ता में जितने अधिक प्रश्नों की संख्या होगी, संकेतन की प्रक्रिया उतनी ही अधिक लाभप्रद होगी। अतः दूसरा लाभ है अधिक प्रश्न। अधिक प्रश्न यानी कि प्रश्न जितने अधिक होंगे उतना ही हमारा जो अनुसंधान है वो स्पष्ट होगा। जटिल सांख्यिकीय प्रक्रिया को सरल बनाना। जटिल सांख्यिकीय प्रक्रिया को सरल बनाना। अगला लाभ क्या है, जो तथ्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उनकी संख्या को, उनकी जटिल जो सांख्यिकीय प्रक्रिया होती है उसको सरल बनाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है भाई? संकेतीकरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, शोधकर्ताओं के श्रम, समय और धन की बचत होती है। शोधकर्ताओं के श्रम, समय व धन की बचत। समय, श्रम व धन की बचत होती है। अगला देखिए नंबर 5 कि संकेतीकरण परिशुद्धता में वृद्धि करता है। इस प्रविष्टि में त्रुटियों के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। संकेतीकरण किसमें वृद्धि करता है? परिशुद्धता में, यानी कि हमारे अनुसंधान को शुद्ध बनाता है, उसमें त्रुटियों को कम करता है। संकेतीकरण परिशुद्धता को कम करता है। हमारे अनुसंधान में जो त्रुटियों की संख्या है उसको कम करने का कार्य भी अनुसंधान द्वारा किया जाता है। तो संकेतीकरण के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? अधिक उत्तरदाता हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रश्नों के उत्तर जितने अधिक होते हैं उन्हें जितना क्रमबद्ध और व्यवस्थित किया जाएगा, हमारा अनुसंधान उतना ही सुगम और निष्कर्ष पर पहुंचने योग्य बनेगा। प्रश्नों की संख्या अधिक हो जाती है, जब प्रश्नों की संख्या अधिक हो जाएगी तो उत्तर ज्यादा मिलेंगे, और उत्तर ज्यादा मिलेंगे तो हमारा अनुसंधान तर्क संगत होगा। जटिल सांख्यिकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने का काम, बहुत ज्यादा तथ्य और आंकड़ों की संख्या बढ़ जाती है तो उन्हें सरल बनाने का काम भी संकेतीकरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संकेतीकरण द्वारा शोधकर्ताओं के श्रम की, समय की और धन की, तीनों की बचत होती है। संकेतीकरण का अगला लाभ है, संकेतीकरण परिशुद्धता को कम करता है, यानी कि
अनुसंधान में जो त्रुटि है उनको कम करता है और शुद्धता प्रदान करने का कार्य अनुसंधान में संकेतीकरण द्वारा किया जाता है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल अगली कक्षा में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संकेतीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख चरणों के बारे में, कि संकेतीकरण की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं, कि संकेतीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या किया जाता है, उसके बाद कौन सा कार्य करते हैं, उसके बारे में अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में हमने चर्चा की संकेतीकरण के बारे में कि कोडिफिकेशन क्या है। सर्वप्रथम हमने चर्चा की कि संकेतीकरण का अर्थ व परिभाषा है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कोडिफिकेशन, यानी कि कोडिफिकेशन या संकेतीकरण कहते किसे हैं। नेक्स्ट हमने संकेतीकरण के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में चर्चा की। तत्पश्चात हमने चर्चा की संकेतीकरण की विशेषताओं के बारे में, और अंत में हम चर्चा कर रहे हैं कि संकेतीकरण के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं, जो मैंने आपको अभी समझाने का प्रयास किया कि संकेतीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे संकेतीकरण के प्रमुख चरण, कि कौन कौन से इसके प्रमुख स्तर होते हैं, कौन कौन से चरणों से संकेतीकरण की प्रक्रिया को गुजरना होता है, वो हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप भी लगातार पुस्तक में जो हम अध्ययन कर रहे हैं कोडिफिकेशन के बारे में, वो आप पढ़ते रहें कि संकेतीकरण क्या है, इसका अर्थ व परिभाषाएं, इसके प्रमुख उद्देश्य और लाभ और विशेषताओं के बारे में। आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।